द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव या नेक्स्ट विजेट जो हमारे पास में आज हम देखने वाले हैं दैट इज मेन्यू विजेट। अब यहाँ पे मेन्यू को यूज करके हम अलग अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड जैसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मेन्यू का परफेक्ट एग्जाम्पल वही रहता है, इसलिए मैंने उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेरे पास में एक विंडो अवेलेबल है जहाँ पे मेरी एक मेन्यू बार अवेलेबल है और इस मेन्यू बार पे मैंने 3 सब मेन्यूज को ऐड किया है। अब इस सब मेन्यू के अंदर फर्दर मेरे पास में कुछ ऑप्शंस है, एडिट के अंदर भी फर्दर मेरे पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है और हेल्प के अंदर भी मेरे पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो जहाँ पे ये तीनों मेन्यूज प्रेजेंट है ये कहलाती है हमारी मेन्यू बार। दीज 3 आर सब मेन्यूज और इनके अंदर जो ये अलग अलग ऑप्शंस है ये कहलाते हैं हमारे मेन्यू आइटम्स। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके बाद इस हर एक मेन्यू आइटम पे कैसे वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है वो वाला पार्ट भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्रिएशन। देखिए यहाँ पे हम हमेशा से जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते आए हैं उसमें क्या करते हैं, अब लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के बाद रूट विंडो का क्रिएशन करते हैं और उसके बाद फ्रेम क्रिएट करते हैं और उस पर वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो फ्रेम पर प्रेजेंट नहीं है। फ्रेम क्या होता है, ये जो एरिया हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पर टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार अवेलेबल होती है और ये जो टाइटल बार का एरिया है या जो मेन्यू बार का एरिया है ये रूट के अंडर आता है, इसे हम फ्रेम का पार्ट नहीं कह सकते। इसी वजह से यहाँ पे हम जो वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कंप्लीटली रूट विंडो के ऊपर है, किसी भी तरीके का फ्रेम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ये सिर्फ नोटपैड के क्रिएशन के रिगार्डिंग है। जब हम वर्किंग वाला पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो हम और भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ टिकिंटर मॉड्यूल, क्योंकि जो मेन्यू क्लास है हमारा वो इसी मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हमें रूट विंडो का क्रिएशन करना है तो रूट इज इक्वल्स टू टीके मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। अब जब भी हम बाय डिफॉल्ट नोटपैड ओपन करते हैं तो होता क्या है, एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर हम अभी नोटपैड को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक टाइप का स्क्रीन आ रहा है, कुछ मेन्यूज आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्रॉस का बटन है, स्क्रॉल बार भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ साथ में यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो लगभग इसी टाइप की वर्किंग हमने प्रोग्राम के अंदर भी इंक्लूड की है। अब यहाँ पे टाइटल सेट करने के लिए सेम रूट डॉट टाइटल मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है अनटाइटल्ड हाइफन नोटपैड। इस रूट का हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हमारे पास में मेथड होता है ज्योमेट्री। अब हम यहाँ पे फ्रेम को काम में नहीं ले रहे हैं तो फ्रेम हाइट और फ्रेम विड्थ काम नहीं करेगा। रूट विंडो के लिए ज्योमेट्री होता है तो 400 x 400 विद एंड हाइट मैंने स्पेसिफाई की है। और यहाँ पे मैंने रूट पे अलग अलग टाइप की कुछ हमें ऑप्शंस इंप्लीमेंट करने हो तो उसके लिए कॉन्फ़िगर मेथड होता है तो रूट डॉट कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट सेट किया है। अब यहाँ पे मेन्यूज को हम क्रिएट कर रहे हैं तो चाहे हम मेन्यू बार के मेन मेन्यूज को क्रिएट करें या फिर उस मेन मेन्यू बार के अंदर जो अलग अलग मेन्यू है लाइक फाइल, एडिट एंड हेल्प, दोनों के लिए हमारे पास में कॉमन क्लास अवेलेबल होती है जो कहलाती है मेन्यू। तो मेन मेन्यू और सब मेन्यू दोनों को क्रिएट करने के लिए हमें इसी क्लास को काम में लेना है। तो मैंने मेन्यू बार नाम का एक बेसिकली विजेट क्रिएट किया है जो हमारा मेन्यू बार की तरह ही एक्ट करने वाला है। अब इसको क्रिएट करने के लिए मेन्यू क्लास की हमें हेल्प लेनी है और इसे हम कहाँ प्लेस करेंगे, इसे हम रूट विंडो पे प्लेस करने वाले हैं। अब ये ऑटोमेटिकली मेन्यू क्लास डिटेक्ट कर लेगा कि इसे कहाँ पे जाके प्लेस होना है। मेन्यूज हमेशा टाइटल बार के जस्ट नीचे आते हैं, इसे हम राइट लेफ्ट या बॉटम के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा टॉप साइड में रहेगा टाइटल बार के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का पैक, प्लेस या फिर ग्रिड जो होता है वो काम में नहीं लिया जाता। इसके लिए अलग ऑप्शन होता है, हम आगे देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेन मेन्यू बार तो क्रिएट कर दिया। अब इस मेन मेन्यू बार के अंदर मुझे 3 सब मेन्यूज क्रिएट करने हैं दैट इज फाइल, एडिट एंड हेल्प। अब उन तीनों को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास में सेम ही क्लास अवेलेबल है तो मैंने सेम नेम्स को ही काम में लिया है दैट इज फाइल, एडिट एंड हेल्प।
अब तीनों को हमें मेन्यू टाइप का ही बनाना है क्योंकि इसके अंदर फर्दर और आइटम्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे भी मेन्यू क्लास ही हम काम में लेंगे। अब इन 3 सब मेन्यूज़ को हमें कहाँ पर प्लेस करना है? जो मेन्यू बार हमने क्रिएट करी है, वहाँ पर हमें इन्हें प्लेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा आर्गुमेंट होता है, वो हमारी डेस्टिनेशन ही होती है, हमारी मास्टर विजेट होता है जहाँ पे कंट्रोल्स को प्लेस करना है। तो मेन्यू बार और मेन्यू बार मैंने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है टेयर ऑफ इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इसको अगर काम में नहीं लेते हैं तो कैसे हमारी विंडो दिखेगी वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 मेन्यूज अवेलेबल हैं। जो फाइल वाला मेन्यू है मैंने वहाँ पे टेयर ऑफ ऑप्शन को हटा दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक डैश टाइप का आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा न्यू के जस्ट ऊपर। अब होता क्या है अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो देखिए जो ये हमारा फाइल मेन्यू था ये इस मेन विंडो से कट कर अलग एकदम टॉप में जाके डिस्प्ले हो रहा है और कभी भी ऐसी वर्किंग नहीं होती है। जब भी हम नोटपैड पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट कराते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि फाइल पे क्लिक किया हो और इसके अंदर जो आइटम्स है वो कट करके कहीं और डिस्प्ले हो रहे हैं। वो यहीं पे ही डिस्प्ले होते हैं जस्ट यहीं पे। तो उसके लिए हमें टियर ऑफ ऑप्शन को 0 सेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब हम इस सब मेन्यू को मेन मेन्यू से कट कर कर किसी और दूसरी पोजीशन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऐसा नहीं करवाना है तो टियर ऑफ को 0 सेट करना होगा। तो यहाँ पे इन तीनों सब मेन्यूज में मैंने टियर ऑफ को 0 सेट कर दिया है। अब यहाँ पे एक मेन्यू बार क्रिएट हुई है और उस मेन्यू बार में हमने 3 सब मेन्यूज क्रिएट कर दिए। ठीक है, डेस्टिनेशन मैंने अभी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे इसको प्लेस करने का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे देखेंगे स्टेप्स में। लेकिन पहले इतने स्टेप्स में अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मेन मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया है अभी तक और उस मेन मेन्यू में 3 सब मेन्यूज क्रिएट करने हैं ये भी हमने बता दिए। अब इन सब मेन्यूज के अंदर हमें अलग अलग टाइप के आइटम्स को ऐड करना है। तो उस आइटम्स के लिए हमें यहाँ पे जो प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है वो कहलाता है ऐड कमांड। अलग अलग टाइप के आइटम्स को ऐड करने के लिए किसी भी मेन्यू में ये फंक्शन हमें काम में लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू को कंसिडर कर रही हूँ। इस फाइल के अंदर मुझे न्यू, ओपन, सेव और क्लोज जैसे आइटम्स को ऐड करना है। तो फाइल डॉट एड अंडरस्कोर कमांड। अब यहाँ पे सिर्फ कमांड को ऐड कर देना काफी नहीं है, यहाँ पे वो उसका नेम क्या होगा तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी गो इन अ रेस्टोरेंट तो वो मेन्यू होता है बिल्कुल उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बुक टाइप का होता है। दैट इज आवर मेन्यू बार। ठीक है, अब उस मेन मेन्यू के अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती हैं। लाइक डेजर्ट होता है, मेन कोर्स होता है, स्टार्टर्स होता है, केक्स एंड आइसक्रीम्स होता है। दीज आर सब मेन्यूज। अब उनके अंदर हमारे पास में पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के आइटम्स अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेन मेन्यू क्रिएट कर रखा है और उसकी अलग अलग कैटेगरी क्रिएट कर रखी है और उसमें सिर्फ प्राइजेस लिख रखे, उस डिश का नाम नहीं लिख रखा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ऑर्डर करना है और हम क्या ऑर्डर कर चुके हैं? प्राइस के बेसिस पे तो नहीं होगा, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम प्रोवाइड करवाया गया होगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। जो मेन्यू आइटम्स हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड कमांड, उनका अपना कुछ एक नाम होगा और उसे सेट करने के लिए हमें लेबल ऑप्शन को काम में लेना होता है। तो लेबल इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में भी आप नेम दे सकते हैं। मैंने न्यू यहाँ पे सेट किया है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट। file dot add underscore command label is equals to open, file dot add underscore command label is equals to save। तो यहाँ पे 3 जो हमारे आइटम्स हैं वो ऐड हो गए हैं इस फाइल मेन्यू के अंदर। अब यहाँ पर जब मैंने इस नोटपैड को क्रिएट किया है तो देखिए ये 3 को ऐड करने के लिए मैंने ऐड कमांड को काम में ले लिया। अब इस ऑप्शन के जस्ट बाद ये एक लाइन यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो ऐसी लाइंस होती है बहुत सी बार हमारे मेन्यू वाले प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस लाइन को ऐड करने के लिए जो हमारे पास में फंक्शन है वो कहलाता है ऐड सेपरेटर। नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी एज सच कुछ खास वर्किंग नहीं होती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शंस में डिफरेंशिएट करने के लिए कभी-कभी लाइन को ऐड कर देते हैं। तो फाइल डॉट एड सेपरेटर ये एक कंप्लीट लाइन को ड्रॉ कर देगा
उसके बाद अगेन फाइल डॉट एड कमांड लेबल इज इक्वल्स टू क्लोज। तो ये जो है ये हमारी न्यू फाइल का काम करेगा, ये फाइल को ओपन करने का, ये फाइल को सेव करने का, और ये हमारी जो विंडो है दैट इज रूट विंडो उसको क्लोज करने का काम करेगा। ये जो कमांड ऑप्शन है वो हम आगे देखने वाले हैं, अभी सिर्फ हम क्रिएशन देख रहे हैं। तो इन 5 स्टेटमेंट्स की हेल्प से मैंने फाइल मेन्यू के अंदर अलग अलग आइटम्स को ऐड कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेन्यू दैट इज एडिट। अब एडिट के अंदर मुझे कट कॉपी पेस्ट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके लिए भी आइटम्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे इस मेन्यू के अंदर। तो edit डॉट एड कमांड लेबल इज इक्वल्स टू कट, edit डॉट एड कमांड लेबल इज इक्वल्स टू कॉपी एंड edit डॉट एड कमांड लेबल इज इक्वल्स टू पेस्ट। तो यहाँ पे 3 जो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं वो इस एडिट के अंदर जाके ऐड हो जाएंगे। लास्टली हमारे पास में एक और सब मेन्यू अवेलेबल है जो कहलाता है हेल्प। तो हेल्प में भी मैंने सिर्फ एक ही आइटम को ऐड किया है, help dot add command label is equals to about notepad। अब इन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद एक मेन मेन्यू बार एग्जिस्टेंस में आई है। उस मेन मेन्यू बार पे 3 सब मेन्यूज हमने क्रिएट किए हैं और उन तीनों सब मेन्यूज के अंदर अलग अलग तरीके के आइटम्स हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट तक सिर्फ उनका क्रिएशन हमने किया है। अभी यहाँ पे जो रूट विंडो पे ऐड करने वाला पार्ट होता है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके से विजिबल करवाने के लिए प्लेस, पैक और ग्रिड को काम में लेते हैं, अभी ये विजिबल नहीं हुए हैं, सिर्फ इनका क्रिएशन हुआ है। तो अब इन्हें हम विजिबल करवाने वाला काम कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम मेन्यू बार को ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी भी तरीके के मेन्यूज में अलग अलग तरीके के सब मेन्यू को ऐड करने का काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में ऐड कैस्केड नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है। ये ऐड कैस्केड बेसिकली करता क्या है, हमारे कंप्लीट मेन्यू को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे पेरेंट होगा, पेरेंट का अपना एक चाइल्ड होगा और उस चाइल्ड का फर्दर एक और चाइल्ड होगा। जैसे कि मेन्यू बार हमारा मेन पेरेंट है, देखिए ये मेन्यू बार है, ये मेन पेरेंट। इसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के सब मेन्यूज बनाए हैं, तो ये मेन्यू बार के चाइल्ड कहलाएंगे। इस फाइल के अंदर मैंने अलग अलग तरीके के ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये फाइल के चाइल्ड कहलाएंगे। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब वही कंसेप्ट हमें भी इम्प्लीमेंट करना है। अब मेन्यू बार में ऐड कैस्केड। अब यहाँ पे मेन्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे कुछ नाम देना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे आइटम्स के केस में प्रोवाइड किया है। तो लेबल इज इक्वल्स टू फाइल। अब इस मेन्यू बार के अंदर हमें किस मेन्यू को ऐड करना है, तो उसके लिए मेन्यू ऑप्शन को काम में लेते हैं और इक्वल्स टू जो मेन्यू हमें ऐड करना है उसका नाम। तो मेन्यू इज इक्वल्स टू फाइल। इस पॉइंट पे जाके हमारी मेन्यू बार जो एग्जिस्टेंस में आई थी, अब उस पर फाइल मेन्यू जाके ऐड हो गया है। पहले वाले स्टेटमेंट्स में सिर्फ क्रिएशन वाला पार्ट इंप्लीमेंट हुआ था और यहाँ पर अब जो फाइल मेन्यू है वो हमें विजिबल होने लगेगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट एज वेल। मेन्यू बार डॉट एड कैस्केड, लेबल इज इक्वल्स टू एडिट एंड मेन्यू इज इक्वल्स टू एडिट। Menu bar dot add cascade, label is equals to help and menu is equals to help। तो ये जो तीनों हमारे सब मेन्यूज थे, ये मेन्यू बार में जाके अब सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। लेकिन मेन्यू बार तो विजिबल ही नहीं हुई अभी तक, तो फिर ये कैसे देखेंगे, ये अभी भी विजिबल नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, मेन्यू बार को भी हमें हमारी रूट विंडो पर ऐड करने का काम करना है ताकि वो विजिबल हो सके। तो अब रूट विंडो पे किसी भी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें करनी हो तो कॉन्फ़िगर या फिर कॉन्फ़िग मेथड को काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रूट डॉट कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन हमें काम में लेना है, मेन्यू इज इक्वल्स टू मेन्यू बार। अब इस पॉइंट पर आकर कंप्लीट मेन्यू बार का जो भी स्ट्रक्चर है वो इस रूट विंडो पे जाके विजिबल हो जाएगा, वहां पे प्लेस हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल इस फाइल की तरह हमें हमारे मेन्यू बार दिखेगी, सब मेन्यूज दिखेंगे और उसके अंदर अलग अलग आइटम्स दिखेंगे। तो पहले सारे कंट्रोल्स को मैंने क्रिएट किया है और उसके बाद मैंने उन्हें वन बाय वन रूट विंडो पे ऐड करने का काम किया है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो एक्चुअली में है क्या, सिर्फ हमारा ये बाउंड्री बना है और एक ही स्क्वायर या रेक्टेंगल एरिया क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पर टाइप करने के लिए हमारे पास में कुछ चीज तो होनी चाहिए,
हमारा मेन वर्किंग एरिया तो यही है जहाँ पे हम चीजों को टाइप करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट नहीं है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। नोटपैड में हम फाइल क्रिएट करते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट की होती है। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर क्रिएट करना हो तो टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करना पड़ता है, और उसके लिए हमने ऑलरेडी टेक्स्ट क्लास को काम में लिया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने टी एरिया नाम का एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट क्लास। अब इसे मुझे रूट पे ही प्लेस करना है, और इसकी हाइट मैंने यहाँ पे 10 सेट की है। लेट्स से कि हम इसकी हाइट यहाँ पे 30 सेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एट अ टाइम इस टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें 30 लाइंस विजिबल होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द रूट दैट वी हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे टी एरिया को पैक कर दिया है। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 30 लाइंस में ही डेटा हो, हमारी फाइल बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं तो वो 30 लाइन से ज्यादा के भी हो सकते हैं। तो स्क्रॉल बार को ऐड करेंगे। अब स्क्रॉल बार को ऐड करने पर जो टेक्स्ट एरिया है वो बहुत सी बार श्रिंक हो जाता है, तो उसे अवॉइड करने पर टेक्स्ट एरिया डॉट प्रोपेगेट ऑफ 0। अब इस टेक्स्ट एरिया पे डेटा को सक्सेसफुली मैं स्क्रॉल कर पाऊं, उसके लिए मैंने स्क्रॉल बार को क्रिएट किया है। स्क्रॉल इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार, कहाँ पर प्लेस करना है, टेक्स्ट एरिया पर प्लेस करना है। अब यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट एरिया है वो सिर्फ एक विजिट को ही डेडिकेटेड है, वो है टेक्स्ट एरिया। तो अगर आप चाहे तो इसे रूट पे भी ऐड कर सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सक्सेसफुली ये काम करेगा। अब यहाँ पे वर्टिकल टाइप का ओरिएंटेशन मुझे चाहिए, तो ओरिएंट इज इक्वल्स टू वर्टिकल, कमांड इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एरिया डॉट बाय व्यू। मतलब जैसे जैसे मैं स्क्रॉल बार को मूव करूंगी वैसे वैसे टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा का वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए। अब स्क्रॉल बार को विजिबल करवाने के लिए स्क्रॉल डॉट बैक, साइड इज इक्वल्स टू राइट, फिल इज इक्वल्स टू वाई। अगर ये ऑप्शंस को काम में नहीं लेंगे तो जो हमारी स्क्रॉल बार है वो छोटी सी आएगी और बिल्कुल सेंटर के अंदर आएगी टेक्स्ट एरिया में। सेंटर में नहीं आती है स्क्रॉल बार, राइट साइड में आती है और पूरे कंप्लीट जो हमारा एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर रही होती है। दैट्स व्हाई साइड इज इक्वल्स टू राइट एंड फिल इज इक्वल्स टू वाई। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर मूवमेंट शो कर रहे हैं वैसे वैसे स्क्रॉल बार भी मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव किया और जैसे ही इसको रिलीज किया ये वापस टॉप पे पहुंच जाए। दोनों चीजों का हमें साइमल्टेनियस मूवमेंट कराना है। तो यहाँ पर तो टेक्स्ट एरिया मूव करेगा और यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार को भी मूव करवाना है। तो टी एरिया y scroll command is equals to scroll dot set। तो अब दोनों का मूवमेंट जो है वो साथ साथ में होगा, टेक्स्ट एरिया का डेटा भी मूव करेगा और हमारी स्क्रॉल बार भी साथ साथ में मूव करेगी। So that's how we can create a notepad with the help of tkinter module। तो यहाँ पे ये हमारा टाइटल जो हमने स्पेसिफाई किया था, इसका विद हमने 400 बाय 400 दिया है। ये हमारी स्क्रॉल बार है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया। दिस इज आवर मेन्यू बार जिसमें 3 सब मेन्यूज हैं और अलग अलग ऑप्शन जो मैंने इनके अंदर क्रिएट किए हैं। दिस इज एड सेपरेटर और यहाँ पे ये सारे हमारे मेन्यू आइटम। अब इन पे वर्किंग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। क्रिएशन के रिगार्डिंग किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है देन डू आस्क। सबको क्लियर है नोटपैड का क्रिएशन? Alright then, let's move with the actual working of the notepad। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो लास्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था सिर्फ टीकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, लेकिन अभी यहाँ पे टीकिंटर के साथ साथ हम क्योंकि वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं, फाइल को ओपन सेव जैसा हमें कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में प्री डिफाइंड एक मॉड्यूल अवेलेबल है जो ओपन डायलॉग बॉक्स और सेव डायलॉग बॉक्स को यूज करने के लिए काम में ली जाती है, दैट इज फाइल डायलॉग। अब यहाँ पर जो मैंने हेल्प मेन्यू क्रिएट किया है उसमें अबाउट नोटपैड की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक मैंने मेन्यू आइटम ऐड किया है। उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए क्योंकि मैं शो इन्फो नाम के फंक्शन को काम में लेने वाली हूँ, जैसे कि डायलॉग बॉक्स आता है तो उसके लिए मैसेज बॉक्स को हम काम में लेने वाले हैं। अब ये सारी मॉड्यूल्स क्योंकि टीकिंटर के अंदर ही प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके दोनों को काम में ले लिया है। अब यहाँ पर जो मेन्यू मैंने क्रिएट किया है फाइल, उसके अंदर क्लोज नाम का एक मेन्यू आइटम मैंने क्रिएट किया है जो क्या करेगा, हमारे नोटपैड को क्लोज करने का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर हम क्विट को काम में लेते हैं तो क्या होता है, वो हमसे पूछता है डू यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। वो नहीं चाहिए, क्लिक किया है और बस विंडो क्लोज हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में
एक मेथड अवेलेबल है रूट विंडो से एसोसिएटेड जो कहलाता है डिस्ट्रॉय, और वो प्रेजेंट होता है ओएस मॉड्यूल के अंदर। और मुझे फाइल से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे अलग अलग तरीके के पाथ वगैरह की चेकिंग करनी है, जैसे कि हमने फाइल हैंडलिंग के केस में किया था। कोई फाइल एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमने ओएस मॉड्यूल के अंदर पाथ सब मॉड्यूल को काम में लिया था और फाइल एग्जिस्ट का एक फंक्शन काम में लिया था। यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन काम में लेने वाले हैं, लेकिन वो है इसी मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट, इसलिए इम्पोर्ट ओएस। अब यहाँ पे ये वही है रूट विंडो का क्रिएशन, मेन्यू बार, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू को मैंने क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने डिस्कस किया। टेक्स्ट एरिया को मैंने क्रिएट कर दिया है, स्क्रॉल बार को क्रिएट कर दिया है, और इन दोनों विजेट्स को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ वाई स्क्रॉल कमांड एंड कमांड ऑप्शन। अब यहाँ पे ये कुछ फंक्शंस है हमारे जो काम करेंगे फाइल मेन्यू के केस पे। तो ये फाइल को अलग अलग तरीके के आइटम्स को ऐड करने के लिए ये हमारी कमांड थी। अब यहाँ पे सबसे पहली कमांड की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेन्यू आइटम की बात कर रहे हैं, दैट इज न्यू। अब जैसे ही यूजर इस ऑप्शन पे, इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करेगा, वैसे ही क्या होता है, हमारी एक नई फाइल एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, टेक्स्ट एरिया के एंटायर डेटा को क्लियर कर देंगे, तो वो नया फाइल जैसा ही काम करेगा। तो कमांड इज इक्वल्स टू न्यू फाइल फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है। अब यहाँ पे जो हमारा न्यू फाइल फंक्शन है, सबसे पहले ये क्या करेगा, रूट के टाइटल को चेंज करने का काम करेगा। देखिए जब भी नोटपैड पे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले हो रहा होता है, लेकिन अगर नहीं करते तो अनटाइटल्ड डॉट नोटपैड ही आ रहा होता है। अब नई फाइल हमने ओपन करी है, उसको अभी तक सेव नहीं किया है हमने, तो बाय डिफॉल्ट यही टाइटल उस पे डिस्प्ले हो रहा होता है। इसलिए अगर हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं और बाय डिफॉल्ट टाइटल अगर चेंज हो गया है उसकी वजह से, तो न्यू फाइल के केस में फिर से टाइटल को मैंने चेंज किया है, अनटाइटल्ड नोटपैड। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट एरिया के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट कर देना है। तो टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट, अब कहाँ से कहाँ तक का जितना भी डेटा है सबको डिलीट करना है। तो जीरो लाइन की जीरो पोजीशन से लेके एंड तक का जितना भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो इतने पार्ट का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये टेक्स्ट एरिया है, तो हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप करने का, तो मैंने कुछ भी डेटा यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मुझे न्यू फाइल चाहिए, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि पहले भी अनटाइटल्ड नोटपैड ही था, तो ऐसा आपको टाइटल में कुछ चेंज नहीं दिखेगा। हम करेंगे जब कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट, तो वहां पे आपको ये विजिबल हो जाएगा। कंप्लीट डेटा क्लियर हो गया है और ये बिल्कुल न्यू फाइल जैसा काम कर रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द वर्किंग ऑफ न्यू। Now, moving on with the next option that we have is open. तो यहाँ पे इस ओपन आइटम के क्लिक पे मैंने ओपन फाइल नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। अब ये ओपन फाइल क्या करेगा, हमें एक डायलॉग बॉक्स चाहिए जो हमें हमारे सिस्टम को एक्सेस करने का राइट प्रोवाइड करे, तभी तो फाइल ओपन कर पाएंगे। तो फाइल डायलॉग मॉड्यूल के अंदर आस्क ओपन फाइल नेम नाम का एक मेथड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आस्क ओपन फाइल नेम क्या करेगा, ओपन जो हमारा डायलॉग है जहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उसे ओपन करने का काम करेगा। अब जब भी हम उस विंडो को, उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट वहां पे कुछ टाइटल आ रहा होता है, सेलेक्ट अ फाइल या ओपन अ फाइल, और कुछ उसके एक्सटेंशंस आ रहे होते हैं। किन टाइप की फाइल्स को हम नोटपैड के अंदर ओपन कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्टरी ओपन होनी चाहिए जब मैं इसे काम में लूं, तो ये सारे ऑप्शंस हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स को जब मैं ओपन करूंगी, तो उसका टाइटल मैंने सेट किया है सेलेक्ट अ फाइल। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशंस मैं कंसीडर कर रही हूँ, नोटपैड के केस में .txt ही होता है, लेकिन हम वहाँ पे .c या .java जैसी फाइल्स पे भी काम कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट .txt ही रहता है। तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन को मेंशन करने के लिए उसी नाम का एक ऑप्शन है जो मैंने सेट कर दिया है .txt। अब जब मैं फाइल को ओपन करवाने का ट्राई करूं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्टरी ओपन होनी चाहिए, उसके लिए इनिशियल dir काम को काम में लिया जाता है। तो वो मैंने सेट कर दिया है E:\n
// इसका मतलब ये है कि ये ई डायरेक्टरी को ओपन करने का काम करेगा। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई फोल्डर है, जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर कॉलेज नाम का एक फोल्डर है, आपको उसको ओपन करवाना है तो आप यहाँ पे पाथ मेंशन कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को मेंशन करना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक नोटपैड की बात करती हूँ, तो कितनी फाइल्स पर हम वर्किंग कर सकते हैं, कितनी कितनी टाइप्स की फाइल पे वर्किंग कर सकते हैं, वो अगर हमें यहाँ पे मेंशन करना है तो उसके लिए फाइल टाइप्स हमें मेंशन करना होता है, एक ऑप्शन है। और इस फाइल टाइप्स में लिस्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट जाता है, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमें कौन सी फाइल्स पे वर्किंग करवानी है और उनका क्या एक्सटेंशन होना चाहिए। तो फाइल टाइप्स लिस्ट को मैंने ओपन किया है, ठीक है, लिस्ट को, क्योंकि सिंटैक्स है स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे टपल के फॉर्म में हमें चीजें पास करनी है। ऑल फाइल्स का एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता क्या नाम है और हमें नहीं पता उनका क्या एक्सटेंशन है, तो एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक कॉमा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, यानी कि हम जब इस ओपन डायलॉग को ओपन करेंगे तो हमारे पास में ऑल फाइल्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये हम एग्जीक्यूशन से समझे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे फाइल पे अगर मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। इनिशियल डायरेक्टरी मैंने ई सेट करी है तो वो आ रहा है। टाइटल मैंने सिलेक्ट फाइल लिखा था तो वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने फाइल टाइप्स में ऑल फाइल्स लिखा है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा है, तो देखिए ओपन बटन के जस्ट पहले जो ये ड्रॉप डाउन अवेलेबल है ना हमारे पास में, यहाँ पे आएगा ऑल टाइप्स एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए ऑल टाइप्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इसमें से जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो जितने भी हमारे पास में अब जस्ट अ सेकेंड, जितने भी हमारे पास में यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करती हूँ तो इस कंप्लीट डेटा के अंदर, इस कंप्लीट डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास में जितने भी फोल्डर्स होंगे, जितने भी फाइल्स होंगी, वो सब कुछ विजिबल होने लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में वर्ड की फाइल्स अवेलेबल है, तो वर्ड की फाइल्स भी आ रही हैं। और सेकेंड गाइस, देखिए ऑल फाइल्स के केस में फोल्डर्स भी आ रहे हैं, वर्ड की फाइल्स भी आ रही हैं, एक्सेल की फाइल्स भी आ रही हैं, पीडीएफ भी आ रही हैं, जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है वो सारी आ रही हैं। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं विच ऑफ द फाइल्स यू वांट टू वर्क ऑन, .c.java आप सारी मेंशन कर सकते हो। नहीं पता है एक्सटेंशन तो हम यहाँ पे *.* भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम कर रहा है। किस टाइप की फाइल होगी, किस टाइप का एक्सटेंशन होगा, इनिशियल डायरेक्टरी क्या होगी, ये सारी चीजें यहीं पे स्पेसिफाई की जाती है। अब यूजर जो भी नेम टाइप करेगा या जो भी उसने लिस्ट में से सिलेक्ट किया है, उसे मैंने एफ नेम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब मान लीजिए कि ओपन करने के बाद यहाँ पे यूजर ने कोई फाइल सेलेक्ट ही नहीं किया, कोई फाइल सेलेक्ट नहीं किया, कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो हमें फाइल को ओपन नहीं करवाना और प्रोग्राम में एरर भी नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एफ नेम इज नॉट इक्वल्स टू नन, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फाइल यूजर ने सेलेक्ट की है तो लॉजिकली इसके अंदर कुछ नेम होगा और इस फाइल को मुझे ओपन करवाना है और टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले करवाना है। अब जब भी किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइटल में उसका नाम और यहाँ पे जो ये पाथ होता है ये कंप्लीटली डिस्प्ले हो रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट पाथ डिस्प्ले नहीं करवाना, मुझे तो सिंपली यहाँ पे इसका नाम डिस्प्ले करवाना। अब ये नाम कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, टाइटल पे डिस्प्ले हो रहा है, तो रूट डॉट टाइटल। अब इस एफ नेम में से जो ये हमारा फाइल है, मुझे सिर्फ नेम एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसके अंदर तो कंप्लीट पाथ होगा, ई डायरेक्टरी के अंदर कोई फोल्डर है, उसके अंदर कोई फाइल मैंने ओपन करी है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ जो मेन फाइल है उसका नाम टाइटल पे सेट करना है। तो ओएस मॉड्यूल के अंदर पाथ नाम का एक सब मॉड्यूल होता है जिसके अंदर फंक्शन होता है बेस नेम। ये बेस नेम क्या करेगा, हमारे इस कंप्लीट पाथ में से सिर्फ फाइल का नाम एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे है frame36.py, तो सिर्फ ये नेम विद एक्सटेंशन बेस नेम हमें रिटर्न करने का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया उस वेरिएबल का नाम जिसमें से मुझे फाइल का नेम एक्सट्रैक्ट करना है, विच इज एफ नेम, क्योंकि इसी में ही हमने डेटा को गेट किया है। अब फाइल नेम के बाद यहाँ पे एक हाइफन आना चाहिए और नोटपैड टेक्स्ट लिखा आना चाहिए, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करने के लिए
प्लस लिख दिया है। एफ नेम के अंदर अगर मैं फाइल सेलेक्ट करती हूँ तो इस तरीके का कंप्लीट पाथ आएगा। तो अब यहाँ पे बेस नेम की हेल्प से सिर्फ object.txt इसके अंदर आएगा। तो object.txt हाइफन नोटपैड इस टाइटल पर डिस्प्ले हो रहा होगा अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो। अब यहाँ पे पहले से ही मान लीजिए टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, हमने कुछ टाइप किया है या पहले से कुछ हमने कुछ सेव करके काम करवा रखा है, तो हमें क्या करना है, जब भी फाइल को ओपन करते हैं तो पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाता है, उसके बाद नया डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। तो टेक्स्ट एरिया में फिर से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 0.0 से एंड तक का। अब जो फाइल नेम यूजर ने सेलेक्ट किया है उसे हमें ओपन करना है और डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन मेथड होता है जिससे हम फाइल का नेम और ओपनिंग मोड पास करते हैं। तो यहाँ पे एफ नेम कॉमा आर, तो यहाँ पे फाइल हैंडलर है हमारा फाइल नेम का, इसमें से जितना भी डेटा है उसको रीड करेंगे और टेक्स्ट एरिया में जाके इंसर्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट एरिया में इंसर्शन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो तो टी एरिया डॉट इंसर्ट फंक्शन है। कहाँ से हमें इंसर्ट करना है डेटा, तो 0.0 जीरोथ लाइन के जीरोथ पोजीशन से डेटा को इंसर्ट करना है। अब क्या इंसर्ट करना है, जो इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है। अब फाइल का सारा डेटा एक साथ अगर रीड करना हो तो फाइल डॉट रीड मेथड को काम में लिया जाता है। स्टार्ट से लेके एंड तक का कंप्लीट डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करने का ये काम करेगा जो हमने टेक्स्ट एरिया में इंसर्ट करवा दिया और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज करवा दिया है। तो एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल पे मैंने ओपन पे क्लिक किया है और मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं फाइल का नेम भी टाइप कर सकती हूँ। तो देखिए सजेशंस आ गया है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए ये फाइल जो है वो यहाँ पे आ गई है मेरी। और स्क्रॉल बार की हेल्प से क्योंकि डेटा ज्यादा है तो जैसे जैसे स्क्रॉल बार को मूव कर रही हूँ वैसे वैसे डेटा भी हमारा मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जैसा कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, तो जैसे ही यहाँ पे डेटा मेरा ओवर हुआ है वैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। तो दैट इज हाउ ओपन वाला पार्ट इज वर्किंग। अब अगर न्यू पे क्लिक करूंगी तो देखिए टाइटल भी यहाँ पे सेट हो गया है और फाइल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करती हूँ तो क्या होना चाहिए, सारा डेटा क्लियर और यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड ये आ जाना चाहिए। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा डेटा क्लियर और अनटाइटल्ड नोटपैड। तो कुछ इस तरीके से ओपन और न्यू जो है वो काम करता है ना। अभी के लिए हम इतने ही फंक्शंस को काम में लेते हैं।